जय विश्व तिरंगा प्यारा। जय हिंद साथियों। चलिए आज से हम लोग जीके जीएस के एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप अगर जीके जीएस पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए आखिर में आपको किस किस चीजों की, किन किन विषयों की तैयारी करना जरूरी है, इस बात की जानकारी हो ना। हम लोग अगले 3-4 महीने में, लगभग 3-4 महीने में जो सब्जेक्ट कवर करेंगे, उन सब्जेक्ट को मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग मिलकर के साथ में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो होगा वह आपका फिजिक्स होगा। सबसे पहले हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे, और ये जो सिविक्स होगा ये 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट कौन कौन से होंगे इसके? तो सबसे पहला जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो होगा वह पॉलिटी। ठीक है, क्योंकि जो सिविक्स होता है, जो आपका सिविक्स के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट आते हैं जो कंपटीशन में हम लोग को पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, दूसरा होता है पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र। ठीक है, इन दोनों को हमको स्टडी करने होंगे, जो हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वो होगा आपका ज्योग्राफी। इसको भी हम लोग 2 अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। कौन कौन सा? तो सबसे पहला होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद होगा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग मैथ के द्वारा इसको स्टडी करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही हम लोग ब्रह्मांड वगैरह सबको पढ़ लेंगे, देश महादेश जो है जो भी, उन सभी को यहाँ कवर करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग भारत की स्थिति और इसके विस्तार के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो तीसरा होगा वह आपका होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है हमको 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ना होता है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। दूसरा जो होगा वह होगा आपका मेडावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसके बाद जो होगा चौथा, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स को। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को हम लोग जो है सो चौथे नंबर पे स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका आएगा साइंस। साइंस में हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। कौन कौन सा? तो आपका हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनको हम लोग जो है सो कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करूंगा डेली करंट अफेयर्स का। वहां से आप करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, यहाँ से आपका सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपको स्टैटिक जीके पढ़ने की इच्छा है, या स्टैटिक जीके, या फिर आप चाह रहे हैं कि केबीसी में पार्टिसिपेट करें। कौन बनेगा करोड़पति? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, और केबीसी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इन्हीं सबसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, जिससे आप जाकर के डेली उस पर वीडियोज अपलोड होंगे। 17 सवाल आपको केबीसी में पूछे जाते हैं, उसी के पैरेलल, उसी के जैसा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमने देखा है, इस छुट्टी के दौरान हमने स्टडी किया है, तो पता चला है कि इन्हीं सभी को अगर थोड़ा सा एक बार ठीक तरीके से देख लिया जाए तो आराम से जो है सो लखपति करोड़पति वहां भी बना जा सकता है। तो आप स्टडी के दौरान अगर 2-4 पैसे, 5 पैसे कमाने के ऑप्शन मिल जाते हैं तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, तो इस चीज को आप जो है सो कवर कर लेंगे। कहां से? वहीं मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 2 अलग अलग चैनल का मैं लिंक आपको डालूंगा। एक करंट अफेयर्स का लिंक होगा और दूसरा आपका केबीसी का लिंक होगा। उन दोनों को केबीसी पे भी हर रोज एक सीरीज में चला दूंगा। यानी कि इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल 2023 में जो केबीसी का सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्शन करेगी, उसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे अपने बिहार से सिलेक्ट होके जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि मैक्सिमम लोग इन चीजों को देखें। हर रोज बस एक प्रैक्टिस सेट की तरह उसको देख लेना है। उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो स्टैटिक जीके से रिलेट कर रहे होते हैं, आपके एग्जाम के व्यू से भी बेस्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका केबीसी के व्यू से भी बेस्ड हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वह यह है सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सिलेबस है आपका, इसको उतार लीजिए जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। देखिए, सामान्य तौर पे संविधान जो है, इसकी रूपरेखा यानी कि हमारा भारतीय संविधान जो बना है, इसकी जो रूपरेखा तैयार हुई है वह हुई है मॉडर्न हिस्ट्री
यानी कि आधुनिक इतिहास के दौरान, यानी अंग्रेज भारत में जो रह रहे थे तो उन्हीं के कल्चर, उन्हीं के द्वारा समय समय पर लाए गए जो अधिनियम थे उसी के आधार पर भारतीय संविधान बना है। लेकिन हम लोग चूंकि अभी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे। हम लोग जो फिलहाल कवर करेंगे वह यह कि संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है, यहाँ से हम लोग जो है इसको कवर करेंगे। भारतीय संविधान सभा जो है इसके निर्माण के लिए एक भारत में एक कमेटी आई थी जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आई थी और इसका उद्देश्य ही था कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण कर देना। ठीक है, इन कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पर भारत में संविधान निर्माण करने वाली संस्था का गठन किया गया, संविधान निर्माण करने वाली सभा का गठन किया गया। कैसे किया गया? तो सबसे पहले पूरे भारत में, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को, एक प्रतिनिधि को चुनने की बात हुई थी, तो पूरे भारत में 389 सदस्यों को चुने जाने की बातें हुई। यानी कि संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या रखी गई थी वह 389 रखी गई थी। इस 389 में से, ये टोटल मैं सदस्य बता रहा हूं, इस 389 सदस्यों में से 292 सदस्य जो थे वो विभिन्न राज्यों से थे, विभिन्न प्रांतों से। ठीक है, ये 292 सदस्य विभिन्न प्रांतों से थे। 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है, अंग्रेजों का जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था वहां से 4 सदस्य, और इसके बाद 93 सदस्य जो हैं ये 93 सदस्य देशी रियासत के थे। ठीक है, 4 3 7 2 9, आप इसको काउंट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो आपको जो 389 के बराबर हो जाएगा ना। यानी कि संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या रखने की बात हुई थी वो इतने रखने की बात हुई थी, जिसमें इतने तो फिक्स थे क्योंकि देशी रियासत थे, तो जिस राजा का रियासत था वहां पे रियासत का जो दीवान, जो राजा था वह खुद जो है तो अपने पद पे खड़ा हुआ। तो इनका सिलेक्शन, इनके लिए चुनाव नहीं हुआ, ये सीधे सीधे चुन लिए गए। चुनाव किसके लिए हुआ? तो इनके लिए। यानी चुनाव जो है 296 सदस्यों के लिए हुआ, 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के चुने गए। यानी 296 सदस्यों में से कांग्रेस को, सीटों में से कांग्रेस को जो सीटें मिली वो 208 सीटें मिली, 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। इसके बाद 73 सीटें जो हैं वह मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग जो थी उसको 73 सीटें प्राप्त हुई। और इसके बाद बचा कितना? तो बचा आपका 15, और ये 15 सदस्य जो थे अन्य दलों के या फिर निर्विरोध चुने गए। ठीक है, ये 15 सदस्य अन्य दलों के रहे होंगे या फिर निर्विरोध चुन करके भारतीय संविधान सभा में लाए गए। ठीक है, जो कंफ्यूजन मूल रूप से होता है वो इसी पे होता है कि चर्चा जो है सो इनकी होती है और सदस्यों का चुनाव, प्रांतीय सदस्यों का चुनाव ये कैसे हो जाता है, चुनाव में इतने सदस्य कैसे भाग ले लेते हैं। तो ये आपको 292 ये और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के यही लोग चुनाव में भाग लेते हैं। ये लोग देशी रियासत थे तो इनको चुनाव में भाग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सीधे सीधे चुन लिए गए। ध्यान रखिएगा, यह केवल लेक्चर वीडियो होगा और सेम टू सेम इसी का मैं पीडीएफ डाल दूंगा। आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कीजिएगा और चुपचाप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और जाके जेरॉक्स करा लीजिए, लेक्चर यहाँ पे देख लीजिए, आपको पूरा डेटा जो है सो क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? इसी तरह से हम लोग जो है सो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब जो है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संस्था थी, जो सभा थी, उस सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन हो गया। अब बारी थी संविधान सभा के गठन की, और संविधान सभा का गठन जब किया गया तो मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया कि नहीं, हम जो है भारतीय संविधान सभा में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हम भारतीय संविधान सभा में रह करके कायदे कानून नियम नहीं बनाएंगे, हमको अलग से चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको अलग प्रांत चाहिए, हमको अलग राष्ट्र चाहिए। हम जो संविधान बनाएंगे वह अपने अलग राष्ट्र के लिए, अलग प्रांत के लिए बनाएंगे। अब ये तो सबसे बड़ी समस्या हो गई, इन्होंने तो डिमांड कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लीग को भारतीय संविधान सभा से क्या कर दिया गया,
अलग कर दिया गया, यानी कि मुस्लिम लीग ने जो संविधान बनाया वह पाकिस्तान के लिए संविधान बनाया, और कांग्रेस तथा अन्य सदस्य जो संविधान बनाया उन्होंने अपना संविधान किसके लिए बनाया, तो वह भारत के लिए बनाया। ध्यान रखना है, इन 93 देशी रियासतों में हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसके सदस्यों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसके सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। किसमें भाग नहीं लिया था, तो इस निर्वाचन पद्धति में भाग नहीं लिया था, संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा हम अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात है, वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं, ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझिए, एक्चुअली जो ब्रिटिश सरकार थी उस ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लगभग 500 से ज्यादा ऐसे देशी रियासत थे जो लॉ ऑफ पैरामाउंसी के अंतर्गत अंग्रेजी शासन के अधीन कार्य कर रहे थे। बस उनको पेंशन मिलता था और पेंशन पे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने लगे तो उन्होंने उन देशी रियासतों को कहा कि भाई मैं लॉ ऑफ पैरामाउंसी को समाप्त करता हूं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो भारत में मिलो, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिलो, या आप चाहो तो स्वतंत्र रहो। लेकिन भारत पाकिस्तान में मिलने की बातें तो थी, जो क्षेत्र भारत में पड़ने वाला होता वो भारत में मिल जाता, जो पाकिस्तान में पड़ने वाला होता वो पाकिस्तान में मिल जाता। मैक्सिमम क्या 98%, 9% देशी रियासत जो है उन्होंने भारत या पाकिस्तान में मिलने का ऐलान किया। लेकिन 3 देशी रियासत जो है इन्होंने बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। वो 3 देशी रियासत कौन कौन से थे, तो पहला था आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका हैदराबाद, और तीसरा आपका जूनागढ़। इन तीनों ने, ये तीनों देशी रियासत अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा की है और इन्होंने बोला कि हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ के राजा हरि सिंह थे, और आपको पता ही है ये सारी बातें तो आप लोग बचपन से जान रहे हैं। हरि सिंह के साथ जो ज्यादती पाकिस्तानियों के साथ की गई, पाकिस्तानियों ने किया, बाद में भारतीय सेना को भेज करके, भारतीय वायुसेना को भेज करके जम्मू कश्मीर को बचाया गया। फिर भी जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र जिस पर पाकिस्तानियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वहीं आज के टाइम में POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को जो है सो भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद जो है, अब चूंकि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और लगभग जब आप भारतीय मैप को आप देखिएगा तो लगभग बीचों बीच के क्षेत्र को ये कवर करता है। यानी अगर हैदराबाद का निजाम अपने आप को स्वतंत्र कर देता तो तुरंत इधर कर्नाटक के क्षेत्र में विस्तार करता और दक्षिण भारत जो है तो उत्तर भारत से बिल्कुल ही अलग हो जाती, जिसके कारण हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत क्षेत्र में मिलाया गया। और जो जूनागढ़ है इसको जनमत संग्रह के द्वारा, यानी कि जनता द्वारा वोटिंग कराता है कि जनता अगर चाहती है भारत में मिलने का तो भारत में मिलेगी, नहीं तो स्वतंत्र रहना चाहती है तो स्वतंत्र रहेगी। तो जनता ने यहाँ पे सपोर्ट कर दिया कि हम लोग भारत में मिलेंगे, हम लोग जो है तो राजा के अधीन कार्य नहीं करेंगे, जिसके कारण जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया। ठीक है, ये 3 देशी रियासत थे। इसमें से हैदराबाद जो था यह उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, संविधान सभा के गठन में अपना योगदान नहीं देने वाला अगर रियासत आपसे पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि वह हैदराबाद था। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर यही 3 क्यों अपने आप को स्वतंत्र करना चाहे, बाकी जो राजा थे उन्होंने क्यों नहीं अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा की। तो देखिए, सिंपल सा फंडा है कि मान लेते हैं कि आपकी नौकरी लगी हुई है, आप नौकरी है 60-70 हजार के महीने हैं, आप 2-3 नौकर रखिएगा घर पे, अपना ड्यूटी कीजिएगा, आइएगा, सब काम फिनिश हुआ रहेगा, खाइएगा पीजिएगा, ऐश मौज कीजिएगा। लेकिन अगर आप रिटायर हो गए और आपको केवल पेंशन मिलेगा, यानी कि 40-45-50 हजार से आपके यहाँ तक जाइएगा, तो क्या लगता है कि आप नौकर घर में रखिएगा? सिंपल सा फंडा है कि आदमी नौकर घर में नहीं रखेगा। क्या? तो उसके दिमाग में सीधा है यार हम तो फ्री ही हैं, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे, दिन भर पढ़ना क्या है। बात समझ में आया? तो यहाँ जो देशी रियासत जिनको लॉ ऑफ पैरामाउंसी के तहत रखा गया था, उनके पास भी नौकर चाकर सेना नहीं था, जो हथियार था उसमें जंग लग गया था, क्योंकि खाने भर का ही पैसा मिलता था, उस पर सेना रख पाना संभव नहीं था, जिसके कारण उनकी सेना ध्वस्त हो चुकी थी। और इसी के कारण उन्होंने भारत में मिलने का ऐलान किया स्वतंत्र रहने की बजाय, क्योंकि स्वतंत्र रहते तो कोई ना कोई उन पर हमला करके अपने अंदर मिला ही लेता, क्योंकि उनके पास खुद की सेना होती नहीं, या अभी सेना होती तो दुर्बल सेना होती। ठीक है, चलिए, तो जब आपने पीछे देखा कि हमारा संविधान सभा गठित हो गया, संविधान सभा का निर्माण हो गया, तो संविधान सभा का निर्माण जब हो गया, मुस्लिम लीग अलग हो गई, तो संविधान सभा की बैठक हुई। सबसे पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए अब दिमाग में आपके आएगा कि एक ही बार में अस्थायी क्यों नहीं चुन लिया गया। तो भारतीयों के लिए यह पहला केस था ना। कैसे होता है कि पहली बार शादी की है, पता नहीं चल रहा कैसे शादी किया जाता है। उसी तरह से इनके लिए पहला केस था, पहली बार संविधान सभा का बैठक हो रहा था। तो ये अब सिंपल सी बात है कि अगर 10, 20, 50, 100 लोग, 200, 300 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें जब तक किसी न किसी एक को हेड नहीं बनाइएगा तो सब लोग अपना डपली अपना राग बजाएंगे। जिसके कारण क्या किया गया कि इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समिति के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिसके कारण इनको अध्यक्ष बना दिया गया। 2 दिन बाद 9 क्या होगा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिएगा, अगर सवाल आपसे पूछ दे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्तुत किया। प्रस्तावना, जिसको भारतीय संविधान का आईना कहा जाता है। देखिए प्रस्तावना है क्या, इसको मैं आपको समझाता हूं। आप कभी न्यूज वगैरह में जो स्टोरी आता है, कहानी, उसको पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि कहानी तो लिखा हुआ है लेकिन बीच में कोटेड करके आपको 2-4 लाइन में कुछ बातें समझाने की कोशिश की गई होती है। वह बेसिकली पूरी कहानी का सारांश होता है, मूल रूप होता है। उसी को बोलते हैं प्रस्तावना। या फिर जब फिल्म आता है तो फिल्म आने से पहले ट्रेलर लॉन्च किया जाता है ना। ट्रेलर अगर बेहतर हुआ तो सीधा लगता है कि अच्छा फिल्म बड़ा मजेदार होगा। ट्रेलर फ्लॉप हुआ इसका मतलब फिल्म भी चलने वाली नहीं है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह भारतीय संविधान का आईना है। जब ये प्रस्तुत किया गया इस पर भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने विचार किया और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को मंजूरी दे दी गई और संविधान बनने का कार्य प्रारंभ हो गया। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। जिसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित या अंगीकृत कर लिया गया। भारतीय संविधान को अगर पूछा जाए कि कब पारित या अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना है कि इस दिन भारतीय संविधान को लागू नहीं किया जाता है, केवल पारित किया जाता है। पारित करने के पीछे कारण जो सबसे बड़ा था वह यह था कि हमने 1930 में 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था और स्वतंत्रता दिवस को हम चाहते थे कि यादगार बनाएं और हमेशा याद रखें। लेकिन अंग्रेजों ने हमको 15 अगस्त को ही आज़ादी दे दी। अब जब आज़ादी दे रहे थे तो हम तो उनको नहीं रोकते कि भाई रुक जाओ यार, 26 जनवरी को हमको आज़ाद करना। ससुरा का दिमाग अगर फिर जाता तो पता चला कि 5-7 साल और लगा के हम लोग रह गए। तो जब उन्होंने आज़ादी दिया तो हमने आज़ादी ले लिया। लेकिन उस 26 जनवरी के दिन को हम लोग यादगार बनाने के लिए क्या किए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किए। मात्र 10-15 ऐसे आर्टिकल थे जिसकी तत्काल आवश्यकता थी, लागू किया गया। बाकी को रोक दिया गया 26 जनवरी के लिए। ठीक है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। कितने तारीख को, तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। 25 जनवरी 1950 को ECI, क्योंकि वो भारत लोकतंत्र हो रहा था, गणतंत्र हो रहा था तो इलेक्शन तो होना था, तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 26 जनवरी 1950 को हम लोग फाइनली क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। यानी कि हमारा देश गणतंत्र हो गए, यानी कि हमारा देश जो है गणतंत्र घोषित कर दिया गया।
यानी कि भारत में जो शासन सत्ता चलेगी वो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों द्वारा बनाए गए संविधान द्वारा शासन सत्ता चलेगी। उसी को हम लोग गणतंत्रता कहते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये डेटा समझ में आ गया होगा। ये संविधान के निर्माण की कहानी थी और इसका पीडीएफ भी मैं इसी के साथ अपलोड कर दूंगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जेरॉक्स करा लीजिए, लिखने के झंझट से बचिए, जेरॉक्स कराइए उसको और अपने पास रख लीजिए, वीडियो को देख लीजिए और जेरॉक्स को देख लीजिए। कहानी आपको समझ में आ जाएगा, याद भी आसानी से हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।